करना चाहता हूँ, कृपया कर आगे आकर श्री संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्थान करेंगे। श्री विनोद त्यागी जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, आपसे निवेदन है कृपया कर आगे आकर स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री सर्वेश जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनहित पार्टी, आपसे निवेदन है कृपया कर आगे आकर स्थान ग्रहण कीजिए। श्री शैलेश चंद्र मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, आपसे निवेदन है कृपया कर आगे आकर स्थान ग्रहण कीजिए। यहीं से कीजिए ना, यहीं से। इस सभागार में मेरे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय हमारे इस नई पार्टी के लॉन्च के लिए निकाला। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। लोकतंत्र है, हर व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है कि वो अपने शब्द, चाहे वो राजनीतिक माध्यम के तौर से रखे या पत्रकार और पत्रकारिता के माध्यम से रखे। लेकिन मुझे खुशी होती है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिना मेरे पत्रकार भाइयों के वो अधूरा है। जब तक निष्पक्ष और साफ सुथरी पत्रकारिता इस देश में मौजूद है, मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि जब तक हमारे देश को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। इसलिए अपनी कलम तेज धारदार रखना है और जो सच है उसको दिलेरी के साथ अखबार के पृष्ठों पर या अपने चैनल की मुख्य जो पंक्तियां हैं उसको बनाने का काम करना है। जनहित पार्टी अभी नई पार्टी के रूप में आपके सामने उपस्थित आज से शुरू हुई है। आज हमारा प्रथम दिन है कि हम आप लोगों के बीच में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सर्वेश जी, झारखंड से पधारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शैलेश चंद्र मिश्रा जी, हमारे सभागार में बैठे हुए राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सिंघल साहब, अजय सिंघल साहब, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जो जस्ट अभी यहाँ थे श्री अनुज नंबरदार जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं झारखंड प्रभारी आदरणीय राजन जी, हमारे मध्य प्रदेश से पधारे हुए प्रदेश महामंत्री एडवोकेट आदरणीय श्री प्रबोध अवस्थी जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय श्री किशोर जी, हमारे बीच पधारे हुए हमारे मंजीत सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री लव जी, मैं आप सभी का इस सभागार में जनहित पार्टी की प्रथम कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे वरिष्ठ जी पीछे बैठे हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में हमारी आदरणीय मातृशक्ति भी बैठी हुई है, मैं उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और भूमिका धीरे धीरे कि आप लोगों के विषय में दिमाग में आ रहा होगा कि जनहित पार्टी एक नई पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बंधुओं, जब पुरानी पार्टियां जब लीग से अलग हटके काम करना शुरू कर देती हैं या जब जन विरोधी नीतियों पर काम करना शुरू कर देती हैं, सत्ता के नशे में आकर के, शुरुआत में पार्टियां आती हैं, लेकिन जब सत्ता का नशा चढ़ता है तो वो जन विरोधी नीतियों का काम करती हैं। कुछ हद तक तो इन लोगों को झेला जा सकता है, कुछ हद तक तो इन लोगों को पढ़ा जा सकता है, अखबारों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से देखा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे इनकी जन विरोधी नीतियां आम आदमी के दिमाग में आना शुरू होती हैं,
तो मन ही मन में गुस्से का भाव पैदा होना शुरू हो जाता है और हर आदमी ये चाहता है कि इस नीति का और इन लोगों का विरोध होना चाहिए। और जहां विरोध शब्द का प्रयोग होता है तो हर आदमी को मौलिक अधिकार है कि वो किसी ना किसी माध्यम से ये जो घिसी पिटी जो लोग हैं इनसे विरोध कैसे शुरू किया जाए, इसलिए वो संगठनों के माध्यम से विरोध करते हैं, कोई किसी प्रकार के माध्यम से विरोध करते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री संजय त्यागी जी ने एक नई पार्टी का गठन करके विरोध करने का संकल्प लिया और हमने जो है दिशा में काम करना शुरू किया। और अब अगर आप लोग मजबूत हैं तो आपको राजनीति के क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से वर्तमान दिल्ली सरकार के वर्तमान मौजूदा मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के एक सफल आंदोलन से निकले हुए छात्र थे, लेकिन वो एक प्रिंसिपल की तरह मुख्यमंत्री बनकर बैठे और जिन वादों को लेकर के ये लोग आए थे आज निरंतर तौर से वो वादे कहीं भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और अभी ताजा घटनाक्रम आप लोगों को सबको पता है, मेरे आधे पत्रकार बंधु वहीं मौजूद हैं, वो धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वो यहाँ आएंगे। इन सारे विषयों को कहने के लिए कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर के जनता की आवाज उठाना पड़ेगी। और हम लोग जनहित पार्टी के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय त्यागी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग आने वाले समय में एमसीडी के इलेक्शन दिल्ली में लड़ेंगे और सच के साथ हम आएंगे। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आता होगा कि सच तो बोले कि केजरीवाल जी भी बोलते थे, तो निश्चित तौर से कुशंका में आदमी घूमता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ता है। हमने विश्वास किया, दिल्ली की जनता ने उन पर दो बार विश्वास किया, लेकिन अब धीरे धीरे आप जितना नीचे जाते जाएंगे तो आप ये फ्री का विषय छोड़ करके अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा जिन बातों को लेकर के ये लोग यहां आए थे। केंद्र सरकार वर्तमान में देखा जाए तो आप लोग सब जानते हैं, कोई डर की वजह से भले ही ना मिले, क्योंकि कलम और सब लोगों पर पहरे बैठा दिए गए हैं। सारी सरकारी संस्थाएं उनके ऊपर पहरे बैठा दिए गए हैं। इस तरीके का कभी हमने लोकतंत्र कभी देखा नहीं था। जिस तरीके से लोकतंत्र अभी दिशा में जा रहा है तो निश्चित तौर से सभी लोगों को वेदना है। कुछ लोग हैं जो स्वार्थ की खातिर उस वेदना को नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जरूर सोचने पे तैयार हैं। तो उनका दिमाग बराबर चिंतन करता है कि जिस तरीके का लोकतंत्र अभी चल रहा है निश्चित तौर से वो एक भयावह लोकतंत्र चल रहा है। और हर आदमी, चाहे वो जिम्मेदार व्यक्ति हो, चाहे वो आम गरीब हो, चाहे वो युवा हो, पढ़ा लिखा युवा हो, हर व्यक्ति के दिमाग में आपने एक मानसिक वेदना और मानसिक टेंशन दे रखा है। व्यापारी अपना सही तरीके से व्यापार नहीं कर पा रहा है, पढ़े लिखे बच्चे उनका भविष्य क्या होगा वो तय नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार सड़कों पे ना है, ना कहीं मिल रहे हैं, ना कोई विदेशी कंपनी आ रही है। यानी इवन तो मुझे ताज्जुब है कि अभी मैं मध्य प्रदेश के भ्रमण पर था, 2.5 महीने में मध्य प्रदेश भ्रमण पर रहा। उत्तर प्रदेश के योगी जी अपना प्रचार मध्य प्रदेश में अखबारों के मुख्य फ्रंटों पे दे रहे हैं। देखा जाए तो ये अखबार ओनर के लिए अच्छा हो सकता है, विज्ञापन किसी को बुरे नहीं लगते, लेकिन विज्ञापनों के माध्यम से पूरे देश को एक नई दिशा के तौर से सोचने पे मजबूर करने के लिए जो बात किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जो सच हो वो दिखाइए, जो सच हो वो लिखिए, लेकिन झूठा सच लिखना और झूठा सच बताना वो भी देखा जाए तो एक तरीके का एक अपराध की संज्ञा में आता है और हर बुद्धिमान ये जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं सबकी मजबूरियां हैं, सबकी मजबूरियां हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि जब रात को 2 रोटी खा करके सोते हैं तो निश्चित तौर से हमारे दिमाग में एक चीज प्रश्न ही जरूर पैदा होता है कि आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। ये निश्चित तौर से सबको तय है, लेकिन कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में रोजी रोटी है, इसलिए एक व्यवस्था है जो हर किसी से कहीं जोड़ना है। अगर बिल्कुल सही लिखा जाएगा तो हमारा हो सकता है कि अखबार का मालिक ही आप लोगों को निकाल दे, अगर बिल्कुल सही दिखाएंगे तो हो सकता है चैनिक मालिक ही आपको निकाल दे। लेकिन सच्ची कलम वो हमेशा, स्वतंत्र पत्रकार क्या होता है? स्वतंत्र पत्रकार यही होता है कि वो अपनी स्वतंत्रता से लिखता है, वो अपनी कलम के ऊपर पहरा नहीं बिठाता है, जो सच है वो दिखाता है। कॉलम मिले नहीं मिले उसकी कोई चिंता नहीं,
अब इन विषयों को लेकर के आप लोगों को भी तय करना है और जनहित पार्टी ने तो तय कर लिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया, आपने सबने खुद ने तय कर लिया है कि अब हम लोग वापस सड़कों पे उतरेंगे। आगे आगे जैसे जैसे डोमेन में हम लोग नीचे जाएंगे, आप लोगों से संपर्क निरंतर हमारा होता रहेगा, बराबर होगा, हर रोज होगा, प्रतिदिन होगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों ने आज इतनी व्यस्तता के कारण भी आप लोग हमारे बीच में आए, मैं फिर तुम्हें आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, क्योंकि बहुत व्यस्तता है, लोग कवरेज करने के लिए आते नहीं, क्योंकि ये बोले नई पार्टी है, लेकिन जो नया सूरज होता है यानी जो सुबह का सूरज होता है वही दिन में चमकता है। और जनहित पार्टी अभी उदय हो रही है, लेकिन हम लोग आपसे वादा करते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय त्यागी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से हम लोग उदय जबरदस्त तरीके से होंगे और जबरदस्त तरीके से जनता के साथ हम लोग अपना बहुमत भी प्राप्त करेंगे एमसीपी चुनाव में, जो हमको अभी दिखाई दे रहा है। हमारे बोर्ड बैनर जो लोग दिखा रहे हैं, हमारे बोर्ड बैनर नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारा जो दिखेगा वो हमारा नीचे का तबका दिखेगा। अब की बार वोटर साइलेंट है, अपना जो वोटर है इस बार दिल्ली का वोटर साइलेंट है, उत्तर प्रदेश का वोटर साइलेंट है, वो बैनर बोर्डों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ ध्यान दे रहा है अपने रोजगार पेट इसकी तरफ ध्यान दे रहा है कि उसको भूख भी लगी हुई है, उसके पास वोट ही नहीं है और उसके जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो घरों पे बैठे हुए हैं। इस प्रकार को लेकर के जो ये आया है जनहित पार्टी का जो विषय आया है, इसलिए जनहित पार्टी का उदय हुआ है। अब आगे प्रश्न उत्तर तो आप और हम सबके होते रहेंगे। अब ये भूमिका जनहित पार्टी किस तरीके से इसका जन्म हुआ और कैसे विचार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिमाग में आया, फिर कैसे हम लोगों ने सबने मिलकर इस कुंबे को बढ़ाया और कैसे आज प्रथम कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आप लोगों के सामने कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आए तो मैं आदरणीय सीधा अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो आए और अपने शब्दों से बताएं और उसके बाद फिर पत्रकार वार्ता होगी तो फिर लोग बिल्कुल आपके सामने मौजूद हैं। आदरणीय नमस्कार साथियों, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और आप कीमती समय निकाल के यहां आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि यहाँ जनहित पार्टी का एक नया विषय लेके हम आए हैं और जनहित पार्टी आज हम इसकी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नई पार्टी एक जो है लॉन्च कर रहे हैं। और जनहित पार्टी का उदय जो हुआ है वो मेन कारण है कि आज हमें जो है जो ज़्यादातर पार्टियों की विचारधारा है, जो कथनी और करनी में अंतर है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जिस हम विचारधारा से आए थे उस मूलभूत उससे हम जो है विमुख हो गए हैं। तो हमारी जनहित पार्टी का उदय इसीलिए हुआ है कि ये जनहित यानी कि जनता की सेवा के लिए आई है और हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य होगा फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा। जनहित पार्टी 5 किलो अनाज की जो हमारी मानसिक गुलामी की तरफ हमें ले जाया जा रहा है उसकी तरफ नहीं, हम लड़ेंगे मेन मुद्दों पे, बेरोजगारी पे। चिकित्सा और शिक्षा फ्री के साथ साथ हम बेरोजगारी पे मेन हमारी जो है जनहित पार्टी आम पब्लिक के साथ खड़ी होगी। आम जो हमारे रोजगार हैं, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, उनके लिए जो है हमें आगे आना होगा। और मैं पत्रकार बंधुओं से भी, अपने सभी पत्रकार बंधुओं से अपील करता हूं कि वो इसमें जो है सत्य की आहुति में जनहित का साथ दें। और हम एक और वो कर रहे हैं कि जनहित पार्टी कभी भी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। हर पार्टी में जब भी पार्टियां विमुख होती हैं उसका मेन रीजन होता है चुनाव में उतरने के बाद उनको खुद जो है मुख्यमंत्री या खुद एमपी या खुद वो बनना होता है। जनहित पार्टी एक जनता के सहयोग से जो चलेगी और इसमें जितना भी शीर्ष नेतृत्व है, चाहे इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्यागी हैं, चाहे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हमारे जो है विनोद त्यागी जी हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसमें कोई भी जनता के बीच में नहीं जाएगा। हम आम जनता को, आम आदमी को आगे बढ़ाने का काम जनहित पार्टी करेगी। तो हमारे मेन उद्देश्य जो है पलायन रोकना, जो 72 सालों से गरीबी हटाने का नारा सारी पार्टियां दे रही हैं, आप सब इससे जो है मुखातिब है, क्योंकि सब
कहीं ना कहीं जो है देहात से जुड़े हुए हैं, सब बैकग्राउंड जो है वहीं से है। जब तक हम देहात में पलायन नहीं रोकेंगे, इंडिया तरक्की नहीं करेगा। तो हमारा मेन उद्देश्य है पलायन रोकना, और उसके लिए पलायन रोकने के लिए जो हमने मतलब एक तरीके से जनहित पार्टी जो अपना विजन लेके आई है वो ये है कि हमें देहात में कुटीर उद्योग खोलने होंगे। शहरों की तरफ से पलायन तभी रुकेगा जब गांव-गांव जो है कुटीर उद्योग जो है हमें स्थापित करने होंगे और गांव में हमें रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। हमारी मेन शिक्षा, जैसे हम शिक्षा पे आते हैं, अगर हम शिक्षा फ्री करने जा रहे हैं, इंटर तक सारे जितने भी हमारे मतलब चाहे डीपीएस है चाहे जीडी गोयन का है, जनहित पार्टी इस पक्ष में है कि इनका सबका अधिग्रहण करके इंटर तक सबको एक समान शिक्षा मिले। और ये बजट जनहित पार्टी कहीं बाहर से नहीं लेके आ रही, किसी पे थोपेगी नहीं। जनहित पार्टी जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि किसी का बच्चा जो है जीडी गोयनका में पढ़ रहा है, किसी का सरकारी में पढ़ रहा है, किसी का उसमें जा रहा है। हम ये जो अर्थव्यवस्था है, जो हम बार बार जो है कोई बुक सेट जो है चेंज कर रहे हैं, भाई जितने पब्लिक स्कूल हैं ये अपना जो है कोर्स जो है अलग अलग स्कूल से निकाल के अलग अलग बोर्ड से उठा के हर साल नया चेंज कर देते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था में जो हमारी मतलब वेस्टेज है, जो हम डेली बुक छपवा रहे हैं, अगर इंटर तक सबको फ्री हो जाए तो जो आप 10 से 15,000 20,000 रुपये मैक्सिमम सैलरी वाले हैं, इनके पास अपना एक वजूद होगा, इनके पास एक सोर्स होगी। दूसरी चीज है चिकित्सा फ्री जो जनहित पार्टी करने जा रही है। हम 5 किलो अनाज जो मानसिक गुलाम जो है सरकार बना रही है, उसकी तरफ ना जाके जो रियल में गरीब है हम उसके पक्षकार हैं, केवल उसको जो है अपना जो है गरीब को अनाज मिले। लेकिन अभी जो है 80% लोगों को पीडीएफ के थ्रू ये मिल रहा है। ये मानसिक गुलामी की तरफ जो लेके जा रही है सरकारें, हम जनहित पार्टी इसका विरोध करती है। और जनहित पार्टी उस पैसे से हर एक का जो 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं उसको सही से करके आप जो है आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, सब इंडिया में जितने वो हैं, इनका 5 लाख तक का इंश्योरेंस जनहित पार्टी उससे फ्री करा के देगी। चाहे वो अपोलो है, चाहे वो जो है आपका फोर्टिज है, उसमें क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज महंगी हैं तो हम उसी की तरफ ध्यान देंगे कि उनका जो है इंश्योरेंस आम आदमी अपने पेरेंट्स, क्योंकि 2 चीज़ों पे इंडिया सबसे ज़्यादा पीछे है। हमारी मेन उद्देश्य जो है पढ़ाई होता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम कंपटीशन करते हैं हम जो है, और यही जो है यहाँ पे एक जो रिश्वतखोरी है उसको भी बढ़ावा देते हैं। क्योंकि हमारे मन में भी आता है कि हमारा बच्चा, अगर हमारे पड़ोसी का बच्चा जो है अगर जीडी गोयनका में पढ़ रहा है तो हम कैसे पढ़ाएं। शिक्षा जब एक समान हो जाएगी उसके बाद कोर्स आप कराएंगे। शिक्षा फ्री होने से काफी कुछ बदलाव इंडिया में आ जाएगा। क्योंकि जो किसान के बच्चे हैं, जो देहात के 80% अभी भी किसान या देहात या गरीबों के बच्चे हैं, उनको सबको एक समान शिक्षा मिले। क्योंकि इंडिया तो पौराणिक काल से भाई यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ने वाले थे। ये भेदभाव जब खत्म हो जाएगा तो इससे एकतावाद बढ़ेगा। जो जनहित पार्टी का मेन उद्देश्य है एकतावाद। जब तक हम एकतावाद में नहीं घुसेंगे, कब तक हम जातिवाद धर्म पे लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें इन सब चीजों से आगे बढ़ना होगा। इन सब चीजों से इंडिया कभी भी आगे तरक्की नहीं करेगी, एकतावाद से बढ़ेगी। जितनी भी राजनीतिक दल हैं, चुनाव आता है सब जो है जातिवाद और धर्म का कार्ड खेलती हैं। जनहित पार्टी इन सब का विरोध करेगी। जनहित पार्टी यूपी के चुनाव में और आने वाले सभी चुनाव में भागीदारी करेगी। क्योंकि हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि हम कीचड़ में घुस के कीचड़ को सफा करेंगे। बाहर रह के हम अपने कितने भी वक्तव्य दे लें, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जब हम, और दूसरी चीजें, जनहित पार्टी आम आदमी में से, आपके पत्रकार बंधुओं में से आम आदमी, आम गरीब को जो है चुनाव में लेके आएगी। ना कि हम जो ये अभी तक 5 महानुभाव किसी भी विधानसभा से 5 या 7 परिवार जो होते हैं, मैक्सिमम आप यहां से लेके किसी भी प्रदेश में चले जाओ, उन्हीं का एक अधिकार है। और वो ही 5-7 लोग जो है, कभी उन्हें बसपा से टिकट नहीं मिलेगा, सपा से लेंगे, कांग्रेस से लेंगे, भाजपा से लेंगे, लेकिन वो इर्द गिर्द 5 परिवारों में, 7 परिवारों में जो है विधानसभा चुनाव जो है या एमपी का चुनाव उन्हीं लोगों में लड़ा जाता है। जनहित पार्टी इसका विरोध करती है और जनहित पार्टी आम जन को
अगर आम आदमी, अगर हमारा एक गरीब भाई, उसकी समाज में पैठ है, उसको आगे बढ़ना है, उसके पास आइडिया है, तो जनहित पार्टी उस आम आदमी को आगे बढ़ाने का, उसे चुनाव में लेके आएगी। और सारी पार्टियां फंड जो है वो पब्लिक से और डोनेशन से ही आता है। हम भी अगर उनके पास फंड नहीं है, पार्टी अपनी तरफ से जो है चंदा इकट्ठा करके उस आदमी को चुनाव लड़ाने का काम करेगी। तो जनहित का पार्टी जो है वो बदलाव की नींव रखने जा रही है। दूसरी चीजें, आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि 72 सालों के बाद भी हम जो है इंडिया में कहते हैं कि महिलाओं को बराबर का वो है आधी आबादी, जबकि ऐसा नहीं है। बड़े उसका विषय है, आप भी सब जो है फेस करते हो, सब पत्रकार बंधु हमारे जो है, हर पत्रकार, हर पार्टी कहती है हम 30% देंगे, 40% देंगे। ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। आज तो जो है क्या हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को, मतलब हम 30%, हम कौन होते हैं उन्हें देने वाले? वो उन्होंने हमें जन्म दिया, आगे बढ़ाया, और आज हम उनको अपने बराबर में, अपना बराबर प्रतिनिधित्व देने में शर्म आ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय हर पार्टी के लिए। जनहित पार्टी महिलाओं को 50% बराबर का अधिकार देगी, कोई इसमें मतलब भेदभाव नहीं होगा। तो यही विषय लेके हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि जो कुरीतियां हैं, देखो 72 सालों से हम गरीबी हटाओ का नारा देते आ रहे हैं, और हर बार चुनाव के बाद एक ही नारा होता है कि अब की बार हमें समय दो। कब तक चलता रहेगा? अब हमें इन नारों से, जैसे हमने मतलब आजादी ली थी, सेम दूसरी आजादी की हमें जरूरत है कि जब हम बेरोजगार पे चर्चा करें, हम धर्म और जाति से हटके एकतावाद पे चर्चा करें। इस समाज को बांटने की जरूरत नहीं है, यह समाज पहले से ही एक है। हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको बांटा हुआ है, सारी पार्टियां अपने हिसाब से इसे बांटती हैं। जैसे कि उदाहरण दूं, कांग्रेस पार्टी आती थी, वो मुसलमानों को डराती थी कि आपको हिंदुओं से खतरा है। अब भाजपा जी आई हैं, अब हमारे जो है भाजपा कहती है कि आपको जो है मुसलमानों से खतरा है। भाई खतरा किसी से नहीं है। जब एकतावाद, जब हम एक उससे चलेंगे, हमारी जो विचारधारा है, हमें इससे खतरा है। हमें एकतावाद करना होगा, जाति बिरादरी समाज धर्म को हमें छोड़ना होगा। हमें सब एक छत के नीचे रह रहे हैं। क्या यहाँ हम किसी ढाबे पे खाना खाते हैं, पूछते हैं कि आप कौन से धर्म के हो, कौन सी जाति के हो? हम अभी भी अगर, जैसे कि हमने अपना संगठन जो है इधर भी खड़ा किया है, भाई 7 राज्यों में हम अपना संगठन खड़ा कर चुके हैं, उसके बाद हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं। तो हमें सरोकार जनता से होना है, हमें इस गरीबी से लड़ना है। और गरीबी से लड़ना हम जो है जातिवाद या धर्म से नहीं है। जब भी हम बेरोजगारी, जो हमारे मुख्य उद्देश्य है, आपने देखा होगा बेरोजगारी दर जो है इंडिया में कोरोना महामारी में कितनी घटी है। आज हम अपने बेरोजगार भाइयों को क्या देके जाएंगे? हम बेरोजगार पे चर्चा ही नहीं करना चाहते। हम शिक्षा पे कितना खर्च कर रहे हैं, इस पे अगर आप देखोगे इंटर तक 15 साल हम बच्चों को शिक्षा के लिए जो है कंपटीशन में रहते हैं कि अब हमारा जो है बच्चा डीपीएस में एडमिशन हो जाए, इसमें हो जाए। अगर हम इंटर तक शिक्षा सबकी फ्री करने जा रहे हैं, जनहित पार्टी ये मुद्दा रख रही है, तो इसमें आपकी काफी बचत होगी। दूसरी चीजें, पलायन हर समस्या की जड़ है। जब तक कुटीर उद्योग, खेती जो है, खेती की जमीन कम होती जा रही है। अब देहात से जितने लोग आ रहे हैं, जितने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस पे कहां से आएगा? रोजगार है नहीं तो वो बेचारे करेंगे क्या? तो मैं सब पार्टियों से यही आह्वान करूंगा कि वो एक मंच पे, खुले मंच पे आए और हम जो है बेरोजगारी की लड़ाई से लड़ें, जो भारत की सबसे विकट समस्या है। भारत में अगर तरक्की करनी है तो शिक्षा के साथ साथ हमें रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। और जब तक हम रोजगार पे चर्चा नहीं करेंगे, जब तक हम कोई भी सरकार रोजगार नहीं बढ़ाएगी, तब तक हमारी इंडिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है आपको जनहित पार्टी की तरफ से सबको धन्यवाद देता हूं। और आज हमने ये पार्टी एक नया विषय लेके आए हैं आप लोगों के बीच में, और सभी पत्रकार बंधुओं से मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमें आगे भी ऐसे ही आप लोगों का प्यार और वो मिलता रहेगा। और वो जो फैमिली थी वो पूर्व सैनिक की फैमिली थी। अभी आपने देखा होगा कि कितना
राष्ट्रभक्ति का जो एक नशा, मैं इसको नशे के रूप में कहूँगा कि राष्ट्रभक्ति आपने एक नशे के रूप में लोगों को दिया है, लेकिन उस नशे को आपने एक जहर के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि हकीकत उल्टी है। मैं बहुत दुख के साथ मैं उस परिवार में गया, अध्यक्ष जी हम लोग सब साथ में थे, उस पीड़ित परिवार के यहाँ बैठे, तो वहाँ से उनके पुत्र ने हमको कहा कि बोले कि आदरणीय भाई साहब आप घर तक आए हैं तो आप हमारी माताजी से मिल लें, हम माताजी को बुलाते हैं। और तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हम माताजी से मिले, उनके चरण स्पर्श करके, और हमने उनको पूछा ये केजरीवाल सरकार जिस तरीके से अपना शासन चला रही है, मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूं, वो पीड़ित परिवार को मैंने, उस पीड़ित मां को मैंने सभागार में बुला रखा है और मैं भी आपके सामने उनको पेश करूंगा, उनके पुत्र को भी और आदरणीय माता जी को भी। ये दिल्ली सरकार के ये अधिकारी, राजस्व के अधिकारी, बिना पूछे उनकी जमीन किसी दूसरे के नाम पे बेच दी, पूर्व सैनिक की जमीन दूसरे के नाम पे बेच दी और सामने वालों को पता ही नहीं। उन्होंने अपील की, वहां से खारिज हो गई। प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, गृह मंत्री को पत्र लिखे, कोई जवाब नहीं। शर्म का विषय है केंद्र सरकार के लिए भी और केजरीवाल सरकार के लिए भी कि आप पूर्व सैनिकों की बातें करते हो और पूर्व सैनिकों की जमीन हड़पने का काम तुम और तुम्हारे अधिकारी दोनों मिलकर के आप करने का काम कर रहे हैं। भाइयों, ये एक शर्म का विषय है कि नहीं है? कोई पूर्व सैनिकों के हकों पे कब्जा किया जा रहा है, जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, और ये पब्लिक डोमेन में बात करने के लिए जब पत्र लिखता है पीड़ित परिवार तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया आ रहा है, बल्कि और उसको धमकियां दी जा रही हैं। तो मैं माफी चाहूंगा, बड़ा दिल करके सवाल जवाब करने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूं, अध्यक्ष जी मौजूद है। मैं आदरणीय ऐसी एक मां को आपके सामने और उनके पुत्र को बड़े भावुकता के साथ बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने मंच पर अपनी बात रखे। भाइयों, और इस चीज को आप जरूर समझना और इस चीज को जरूर आप उठाइएगा कि चल क्या रहा है और ये आखिर क्यों चल रहा है। होगी तो क्या वो कानून का उल्लंघन होगा कि कोई खरीदेगा नहीं, तो क्या किसान का मारा जाएगा कि नहीं? किसान मारा जाएगा उसमें। अगर एमएसपी, इसीलिए एमएसपी होनी बहुत ज़रूरी है। आप देखो, अगर एक फैक्ट्री वाला एक सुई भी बनाता है तो उसका अधिकार जो है वो फैक्ट्री मालिक को है कि वो क्या रेट रखेगा। वहीं किसान अपनी जो है रात दिन सिंचाई करता है। ऐसी सर्दी में जब हम लोग और किसान सब जो है अपने घर पे सोते हैं, किसान रात को पानी देता है, ऐसी सर्दी में वहाँ पे रहता है, लेकिन उसको अपनी उसका जो है फसल का अख्तियार नहीं है रेट का। तो कम से कम एक मिनिमम एमएसपी तो रख दो कि इससे नीचे खरीद नहीं होगी, तो किसानों का शोषण उसमें रुक जाएगा। उसमें रुकेगा कहाँ? वो तो फिर कोई किसान खरीदेगा नहीं, 4,000 रुपये कोई खरीदेगा नहीं अनाज, तो बिकेगा कहाँ? और वो आप कानून बना दोगे तो कहाँ से बिकेगा? क्यों आप नहीं? ओपन मार्केट में जाओगे तभी तो किसान को फायदा होगा। आप कह रहे हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखो, आज 2,000 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आप चाहते हो 4,000 रुपये हो जाए। 4,000 रुपये कोई खरीदेगा नहीं तो फिर अनाज बिकेगा कहाँ से? आप तो एमएसपी की बात करो। एमएसपी में आप बता दो कि 26 अनाज में 23 अनाज है, 23 अनाज का टोटल अमाउंट कितना बनता है? आप एक चीज़ बताइए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कभी लागत देखी है किसान की कितनी है? आप 1 एकड़ ज़मीन की अगर साल भर की एक उगाई, अगर कुछ लोग जो है आज ज़्यादातर 80% किसान जो है वो 1 एकड़ से नीचे के रह गए हैं, उसे अपना परिवार भी चलाना है, उसकी लागत भी। कभी आपने ये चीज़, शायद मेरे पत्रकार बंधुओं ने कंपनी वालों से पूछी है कि एक डीएपी के कट्टा जो पहले 400 रुपये का आता था आज 1250 रुपये का है। ऐसी 3 साल में कौन सी वो आगे महंगाई कि आपने 850 रुपये बढ़ा दिए। किसान अपनी फसल का दाम अगर मांगता है उचित तो वो गलत है। ये तो एक सबसे मेन चीज़ है खाने की, जिसके ऊपर हम जीवन यापन है हमारा। आप उसको जो है मिनिमम प्राइस पे खरीदना चाह रहे हो और किसान को जो आप जो है खरपतवार और वो दे रहे हो वो बहुत महंगा दे रहे हो। तो ये मतलब क्या वो नहीं है, गलत नहीं है, किसानों के साथ अन्याय नहीं है? त्यागी जी, आप की जो पार्टी है वो कौन कौन से राज्यों में चुनाव लड़ेगी और मकसद क्या है चुनाव में करने का? ये 2 पार्टी लड़ेंगी। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश लड़ने जा रहे हैं और दिल्ली में एमसीडी लड़ने जा रहे हैं, और अगर हमारा सब ठीक ठाक रहा
तो हम उत्तराखंड के विषय में भी सोचेंगे, लेकिन फिलहाल फोकस हमारा दिल्ली की एमसीडी और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है। दिल्ली में कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगी जनता? दिल्ली में लगभग हम 100 से ऊपर जाएंगे एमसीडी में। मकसद क्या है चुनाव में उतरने का? मकसद हमारा ये है कि जिस तरीके का हम लोग लेकर के आए थे, केजरीवाल सरकार को जिस तरीके से हम लोग लेकर के आए थे, वो सरकार अपने मुद्दों पर खरी नहीं उतर रही है। आज हमारे बीच में सैनिक का वीर परिवार हमारे बीच में खड़ा हुआ है, यह मुद्दा लेकर के आए थे। जब तक आप लोगों ने एक बाइट मांग ली कि आज केजरीवाल सरकार अपने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर पूर्व सैनिक की विधवाओं की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, उनको बेचने का काम किया जा रहा है, बिल्डरों को एलोटेड जमीनों को सरकार ने ये आप लोगों की डोमेन में आना चाहिए था। जब तक आप लोग आगे थे, पीड़ित परिवार है, आप 2 शब्द अगर सुनना चाहें तो आप सुनिए और फिर आप लोग सोचिए कि किस तरीके से सरकार चल रही है। ऑलरेडी दिल्ली में 3 पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी वैसे भी एमसीडी में बैठी हुई है, कैसे उनसे आप टक्कर लेंगे और क्या मुद्दे लेके जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, बेचारे परेशान हैं, डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिल रही है, एमसीडी डॉक्टरों को, कैसे आप लोग उनकी मदद करेंगे और कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? उनकी मदद करने का मतलब है जन जागरण अभियान। जब तक आप निर्भीकता के साथ, साहस के साथ, जब तक आप उनकी बात सामने नहीं रखो, रख कौन रहा है? जो भी बात रखता है उसको दबा दिया जाता है, सरकारी तंत्र को आगे करके उसको टॉर्चर किया जाता है। ये आप लोग सब देख रहे हैं। तो टॉर्चर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग नंगे भूखे लोग हैं। हमारे पास जितनी भी जनता है सब नंगी भूखी है। हम लोग सब जाएंगे और दमदारी के साथ थाली बजा के, घंटे बजा के, कोरोना के लिए बहुत थालियां बजाई हम लोगों ने, लेकिन अब इनके घरों पे घंटे बजाए जाएंगे और पूर्व सैनिक के परिवारों के साथ सब लोग मिलके इन सारे चीजों को उठाने का काम करेंगे। कि अगर हम संगठनों में काम करते रहे, हम लोग सब अध्यक्ष जी और हम लोग सब, लेकिन जब तक राजनीतिक तौर से इसके अंदर नहीं घुसा जाएगा, जिस तरीके से केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी का सहारा पकड़ के आए थे, लेकिन हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हमारे पास कोई अन्ना हजारे नहीं है, हमारे पास खुद की आत्मा है और साफ दिल के साथ आए हैं और जितनी भी तरीके से हम जा सकेंगे उतनी तरीके से हम लोग वहां जाने का काम दिल्ली की जनता से? दिल्ली की जनता से हमको उम्मीद यह है कि वो पूरी उम्मीदें केजरीवाल से देख चुकी है। केजरीवाल जी जो फ्री का विषय लेकर के आए थे वो धीरे धीरे अब फेल हो रहा है। मजदूर और सब गरीब भाई बहनों को स्थायी रोजगार चाहिए, अब उसकी आवश्यकता है। 2-2, 4-4 किलो में अनाज अपना लेकर के अपना गरीब आत्मसम्मान बेचना नहीं चाहता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। आवाज आ रही? नमस्कार, मेरा नाम संजीव है। मेरे फादर साहब को एक्स सर्विसमैन के तौर पे 1 एकड़ जमीन दिल्ली में अलाट की गई थी दिल्ली ग्राम सभा की तरफ से। ये 1981 में हमें अलाट की जाती है। हम उसमें खेती करते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसमें हम आसामी भी प्रमोट हो जाते हैं। जब हम आसामी प्रमोट हो जाते हैं तो गांव क्षेत्र का एक दबंग व्यक्ति उस जमीन पे अपना दावा डालता है। लगभग अलाट होने के लगभग 9 से 10 साल बाद, लगभग 1990 में, और वो मामला कोर्ट में चलता है। उस दरमियान हमारे फादर साहब एक्सपायर हो जाते हैं। जब हम अपने दोनों भाई वहाँ अपना नाम वारिस के तौर पर रजिस्टर्ड कराने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस तरीके से किसी ने उस पर दावा डाल रखा है। हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से सूट अबेट किया जाता है। हमारे को सारे कागज हमारे नाम होते हैं, ये उसमें सब चीज़ें इस पेपर्स में हैं जो कि उनके फाइलों में भी दर्ज हैं। लेकिन वो पार्टी एक गलत और धोखाधड़ी से उस लैंड को बेच देती है। जो खरीदार है, जो उस चीज को लेता है, वो बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर है। और जैन सिंह चौधरी जो आरएलडी वाले हैं, अजीत सिंह जी के माननीय अजीत सिंह जी के जो बेटे हैं, उनकी पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, रजनीश मलिक उसका नाम है, रजनीश मलिक उर्फ पिंकी चौधरी। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी है, हमको थ्रेट्स मिल रही है, मैं बता नहीं सकता। हमें अपने जान माल तक का डर है उन लोगों से। हमारी जमीन पर उसने कब्जा कर रखा आज की तारीख में। और मैंने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, एलजी साहब को, हर तरह से मैंने उस पर कंप्लेंट शिकायत कर रखी है, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बुराड़ी विधानसभा की बात है। ये सर हमारा उस पे उन्होंने लगभग 2012 में माननीय एसडीएम कोर्ट से हमें सूट अबेट कर दिया जाता है कि ये खसरा नंबर सुवर्णसो पे जो है राइट्स सैनिक परिवार का रहेगा। एक मिनट, 2012 में कब्जा किया है ना जी, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो कांग्रेस और सरकारी की आम आदमी की। देखिए ये सर अभी ये कब्जा अभी उसने शुरू किया है, जो लॉकडाउन में, जो ये लॉकडाउन हुआ है ना, हालांकि ये केस चल रहा है, केस वित्त आयोग के फाइनेंशियल कमिश्नर के पास पेंडिंग है सर। इसमें केजरीवाल आप अभी फिर सर इस समय दिल्ली के गार्जियन कौन है? मैं गार्जियन से अपील करूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी जो गार्जियन होंगे उनसे अपील करूंगा
मैं गार्जियन है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं प्रधानमंत्री जी के नाम से रिक्वेस्ट करूंगा ना। आप अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति ने सर वहाँ जो विधानसभा में जो विधायक है संजीव झा जी, उनकी पूरी शहर में पर्सनली तौर पे उनको मिलकर भी उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि सर हमारा ये मैटर सॉर्ट आउट कराइए। वो कहते हैं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली ग्राम सभा तो दिल्ली सरकार के आती है अधीन। माननीय विधायक जी जो है हमारे क्षेत्र के, वो गांव के या उस क्षेत्र के लोगों और सरकार के बीच की कड़ी है। वो सरकार की बात जनता तक वो पहुंचाएंगे और जनता की बात को सरकार तक वो पहुंचाएंगे। अभी आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, इसके थ्रू जाइए ना सर। अब इसके थ्रू अब मैं इनसे मिला हूँ कुछ दिन पहले, तो मैं इसीलिए आया हूँ, मेरी बात हुई, मैंने इनसे कहा सर मैं बड़े मुश्किल में हूँ, कैसे भी करके मेरी हेल्प करें। और रही ये पार्टी अभी जैसे मैं समझता हूँ, जितनी मुझे समझ है, अभी ये पार्टी एक उसमें है, जैसे सत्ता में आएगी तो नेचुरल बात है मैं भी मदद की उम्मीद करूंगा। फिलहाल मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और हमें हमारा हक मिले। सम्मान निधि के तौर पे मिली हुई चीज को एक इस तरीके का लैंड ग्रैबर टाइप आदमी छीन ले, वो भी किसी इतनी बड़ी पार्टी से। वैसे तो जयंत चौधरी साहब जो है किसानों के मजदूरों के बड़े फेवर के, और उसके मैंने सुना है सर, कभी मिला नहीं देखा नहीं, लेकिन उन्हीं के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, जो हमारी लैंड पे कब्जा कर रहे हैं। किससे अपील करेंगे? वो सुन नहीं रहे, जो सत्ता में बैठे हैं वो सुन नहीं रहे हैं। अब इस तरीके के लोग जो समाज सुधारक के तौर पर किसी से मिलते हैं, वो समाज सुधार के तौर पे आगे आ रहे हैं, फिर वो पार्टी बना रहे हैं, तो नेचुरल बात है। मैं चाहता हूं उनके माध्यम से मेरी आवाज उठे। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़ के, अगर मेरी आवाज आपके थ्रू उन बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है, मुख्यमंत्री जब पहुंचती है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। ऐसा है, यही प्रश्न है, जनहित पार्टी आई इसीलिए है बिना पैसे के। और जिस तरीके से अभी हम लोग वहाँ घूम रहे हैं, साल भर से हम लोग देख रहे हैं, वोटर साइलेंट मोड में है, वोटर साइलेंट मोड में है और बदलाव के मूड में है। और जो बात हम लोग आप लोगों के माध्यम से कह रहे हैं, वो भी पब्लिक के दिमाग तक पहुंच रही है बात। वो 315 करोड़ के छापें, 1000 करोड़ के छापें, कहीं भी छापें, लेकिन इस बार जनता का जो दिमाग है वो सिर्फ रोजगार, महंगाई और जिस तरीके की तुष्टीकरण की नीति को लेकर के यूपी गवर्नमेंट या केंद्र गवर्नमेंट जिस नीति को अपनाने की कोशिश करके ध्रुवीकरण करके वोटिंग कराने के मूड में है, इस बार उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। जो हम लोगों ने साल भर अध्यक्ष और हम लोगों ने भ्रमण करके नीचे नीचे बस्तियों में हमने देखा है, इस बार आपको बदलाव दिखेगा, ये तय। जी मैं कह रहा हूं कि अगर 6 महीने भी पोस्टपोन हो रहे हैं, मुझे तो संभावना है कि यूपी भी पोस्टपोन नहीं हो जाए, कि 2-3 महीने वो भी नहीं बढ़ जाए कहीं। जिस तरीके की जमीन पे जो अभी चीजें चल रही हैं, तो मुझे तो उत्तर प्रदेश भी लग रहा है। नहीं, हमारे लिए तो आदरणीय, देखिए हमारे लिए तो करोड़ मरोड़ की नीति है कि हम लोग अपनी बात अपने तक पहुंचाएंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जितने लोगों तक पहुंच सके उतने तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन पैदल रिक्शे वाला, चलने वाला भी व्यक्ति ये कहता है कि आदरणीय मेरा रिक्शा रोज चले, मुझे 4-4 किलो अनाज में मेरी आत्मा को गिरवी मत रखो भाई, मेरे आत्मसम्मान को मत बेचो, मेरा रिक्शा 365 दिन चले, मैं ये चाहता हूं। तो हर आदमी रोजगार अपना सम्मान से चाहता है, इसलिए वो आदमी जो है अब इन चक्रों में नहीं आने वाला। और गरीब आदमी अच्छी तरह समझ चुका है कि जैसे चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो आपका वो चुनाव चिन्ह कर दें। देखिए, अब हम आपको एक बहुत बड़ा प्रश्न करा आपने, और हम जानते थे कि प्रश्न आप उठाएंगे। अभी अमरिंदर सिंह पंजाब, अभी उन्होंने अपनी पंजाब लोक कांग्रेस गठित की है, गठित करने के बाद में गठबंधन भी शुरू हो गया है और उन्होंने अप्लाई कर दिया है। हमारा तो पत्राचार भी हो चुका चुनाव आयोग से और हमारे पास लेटर भी सब आ चुके हैं। आज हम अगर आप लोग के पीछे बैठे हैं तो हम लोग कम से कम आप लोगों के लिए कुछ लेकर के बैठे होंगे। चुनाव का जो चिन्ह है वो राज्य चुनाव आयोग हमको जारी करेंगे। जब हम लोग जाएंगे तो जो हमको दिल्ली जो चुनाव देगा तो दिल्ली देगी, और जो उत्तर प्रदेश देगा लखनऊ देगा। अभी दिल्ली के अंदर आपने कितने कैंडिडेट खड़े किए हैं या खड़े करने का इरादा है? अभी आदरणीय हम लोग अध्यक्ष और हम लोगों ने भी फैसला किया है कि लगभग हम 100 से ऊपर जो है सीटों पर अपना जो है अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। बताएं कि
जी आपने कहा कि परिवारवाद दूसरी पार्टी के बारे में परिवारवाद की बात करी है, अभी हमें तीन भी त्यागी तो यही नजर आ रहे हैं, विनोद त्यागी, संजय त्यागी। अब देखिए, क्या ये आपका बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल सही है। ना ये मेरे चाचा जी लगते हैं, ना ये मेरे फूफा जी लगते हैं। मेरी बात सुनिए, ना तो ये चाचा जी लगते हैं, ना फूफा जी लगते हैं। अगर त्यागी 3 हो गए, मान लो अगर त्यागी 3 हो गए, तो इस पे परिवारवाद नहीं लगता है। और भी होंगे पता नहीं। नहीं, अरे सर, नहीं, हम तो चाहते हैं कि अंदरूनी आप भी हमारे हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि प्रश्न ये उठता है कि जब भी कोई नया, जब नहीं, वो सारी चीजें आगे चलेंगी, और बहुत अभी जब हम आपको वितरित करेंगे, अभी हम लोग सब डायरिया आपको देंगे, तो उसमें बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा, उसमें सब देखेंगे आप लोग। तो ये तो एक इत्तेफाक रहता है। और त्यागी आप मेरे को बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, कितनी है? 403। तो त्यागी तो 2 ही है वहां विधायक, 116 विधानसभा त्यागी तो 2 ही है, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब ये बताइए सब चुनाव जब तक होंगे, जब तक आप दिल्ली सरकार का क्या करेंगे? किसका? दिल्ली सरकार हम अपना अभी हम लोग सैनिक परिवार हमारे बीच में बैठा हुआ है, नंबर 1। नंबर दूसरा कि हम लोग अभी जन जागरण अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। जन जागरण अभियान हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग पदयात्राएं भी शुरू करने वाले हैं। इसके बाद में धीरे धीरे हम लोग सब नीचे जा रहे हैं, और अभी हम लोग बहुत बस्तियों में जा चुके हैं। उसमें क्या बोलेंगे कि फ्री चीजें मत लो? देखिए, ये प्रश्न बड़ा अजीब है। ये प्रश्न निकल करके उन्हीं की तरफ से आ रहा है, हमारी तरफ। वो बस्ती, गरीब बस्ती में ही गरीब कह रहा है कि बोले आदरणीय, जैसे आपने पहले राजा महाराजा देखे थे कि वो किले की छत पे खड़े हो जाते थे मीनार पे, और अपने हीरो मोती लुटाते थे, और नीचे जो है भीड़ उसको बीनती थी। आज उस स्थिति में हमारा लोकतंत्र आ गया है कि ये लोग शासन के शीर्ष नेतृत्व ये ऊपर बैठते हैं, पूरा संग्रह करते हैं खजाने का, और नीचे गरीबों को 2-2, 3-3 किलो अनाज ऐसे फेंक के देते हैं, अपने फोटो पोस्टर लगा करके। उस स्थिति को हमको समाप्त करना है। ये हम नहीं कह रहे, ये गरीब कह रहा है, ये गरीब की आवाज है। इस गरीब की आवाज को हम लोग सब लेकर के चल रहे हैं। नहीं चाहते हैं कि फ्री चीजें मिलनी चाहिए। फ्री चीजों पे रोक लगना चाहिए, लेकिन अगर जो विकलांग है, जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जो बिल्कुल इस हैसियत में नहीं है, 80 साल के बुजुर्ग हैं, जिनके बेटे नहीं है, पेरेंट्स मतलब उनको पालने वाला कोई नहीं है, वहां अनाथालयों में आप अनाज दीजिए ना फ्री में। अगर जो 25 साल का, जो 30 साल का युवा है, जो काम कर सकता है, आपने उनको तो आप उनको अनाज दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, और इधर आपने मजेदार बात यह कर दी कि अपनी आबकारी नीति बदल दी, 25 से हटा करके 21 वर्ष आयु कर दी शराब पीने के लिए, कि जिन हमारे बच्चों के हाथ में 21 वर्ष में कलम होना चाहिए, उनके हाथ में आप बोतलें पकड़वा रहे हैं। तो आप राजस्व को कमाने के लिए क्या युवाओं को नशे की लत डालने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस पर भी रोक लगना चाहिए। जनता पार्टी अध्यक्ष जी, हम लोग सब विरोध करते हैं इस चीज का। ये बताएं कि आप महिलाओं को आप इनकी किस तरीके से मदद करेंगे और उनकी जमीन को मिल जाए, उनको न्याय। अब देखिए हमने तो सिर्फ इनकी, अब हम आपको एक चीज बताएं कि आप बहुत अहम विषय उठाया है आपने। मेरे को सिर्फ इनसे 2 चीज मालूम पड़ी जो आदरणीय ये भारद्वाज जी नहीं बता पाए। इनके 2 चीजें हमको मालूम पड़ी कि इनका अलॉटमेंट, इनकी जमीन का अलॉटमेंट एसडीएम ने, जिसका रिटायरमेंट 2 दिन बाद होने वाला है, रिटायरमेंट के 2 दिन पहले कर दिया इनके जमीन का, और जितनी जमीन जितनी करना थी उससे ज्यादा कर दिया। उस अधिकारी को, उसके अधिकारी की जांच हो, और उसने जो अनलीगल काम करा है उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई होना चाहिए। आप कैसे मदद करेंगे? तो ये क्या नहीं, हम मदद करेंगे ना, इनके खिलाफ हर चीज। आदरणीय, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा कि मेरे झारखंड से हमारे प्रदेश अध्यक्ष शैलेश चंद्र मिश्र जी आए हुए झारखंड से आपकी दिल्ली की नगरी में आप लोगों के दर्शन लेने के लिए। आप इन्होंने देखिए कि वहां जनहित पार्टी का आम लोगों के बीच में जाकर के और कितना काम किया है, कितने लोग निकल के आ रहे हैं बाबूजी। अब ये आवाज, ये जो फ्री की आवाज है, अब इस फ्री की आवाज से ही गरीब आदमी निकलना चाह रहा है, क्योंकि गरीब आदमी आदरणीय बाबूजी जिसके घर में 5-5, 6-6 लोग हैं, वो 4-4 किलो अनाज में अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से उनको अनाज दिया जा रहा है, आपने अभी देखा होगा कि फोटो, थैले में फोटो लगा करके वो वितरित किए गए 4-4 किलो अनाज।
और हम लोगों ने देखा है तो लोगों ने बाहर निकलते ही बहुत से लोगों ने तो मना कर दिया, गरीबों ने, कि बोले हमको ये भीख नहीं चाहिए। वो भीख का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया साहब, रिक्शे चलाने वाले लोगों ने, कि इस तरीके से अनाज हमको दे रहे हो, आप हमको रोजगार दीजिए ना। आप रोजगार तो देते नहीं, कोई हमको स्थायी कंपनी में कहीं लगाते नहीं। आज उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी है साहब कि शिक्षा मंत्री जो है, आप उनके परिवारों में झांक करके देखिए आदरणीय, वो बेटे बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको मानदेय 10,000 रुपए दे रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, पूरे आपने हर चीज तो खत्म कर दी, आप सभी जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। तो अब ये सारी चीजें जो लोग निकलना चाह रहे हैं इन सारी चीजों से, और यही जो विषय लेकर के हम लोग सब साथ में आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, हम लोग जो लेके आ रहे हैं वो फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा, ये आप सब परिवारों के लिए है, ऑल इंडिया, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है। वो जाति आधार या आरक्षण के आधार पे नहीं है। हम चाहते, जनहित पार्टी चाहती है कि इंटर तक की शिक्षा जो है वो एक समान हो। ये जो अब कंपटीशन चला हुआ है कि मेरा बच्चा जो डीपीएस में हो, मेरा ये, हम जो कंपटीशन में जा रहे हैं, इससे शिक्षा का बढ़ावा नहीं मिल रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ें, जब तक पलायन, जो हमारा मेन मुद्दा हम लेके आए थे कि पलायन, अगर आप देहात से पलायन नहीं रोकोगे तो कोई भी देश ग्रो नहीं करता है। हमें कुछ जो हमारे गरीब किसान भाई हैं, जो हमारे वो हैं, उनके लिए वहाँ पे उपलब्ध कराना होगा। कुटीर उद्योग हमें देहात में खोलने होंगे। अब आप एक बात बताइए, जीडी गोयनका में हम और आप अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाते हैं। अब जीडी गोयनका में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो थोड़े से तो एक्टिव होंगे ना। अंतर, गैप घटा या बढ़ा? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये गैप बढ़ेगा ना। लेकिन जब हम एक समान शिक्षा नीति ले आएंगे, एक छत के नीचे जहां आपका बच्चा भी पढ़े और वहीं जो है मिनिस्टर का बेटा पढ़े, क्योंकि जिस टाइम शिक्षा फ्री हो जाएगी इंटर तक, तो आप 15 साल तक टेंशन फ्री हो गए। जो सैलरी आप ले रहे हो वो आपकी सेविंग हो गई, उसे आप कहीं ना कहीं तो मूव करोगे, तो वो भी जीडीपी बढ़ाएगी ना इंडिया की, और वो सही जगह लगेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, हम गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे। अब अगर हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो क्या गरीबी रेखा से ऊपर आ पा रहे हैं? मानसिक गुलाम बनाते जा रहे हैं हम लोगों को। हम इस गुलामी के खिलाफ हैं। जो इसके हकदार हैं उन्हें फ्री अनाज मिलना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं है। लेकिन क्या इस देश की 90% जनता फ्री अनाज के काबिल है? उन्हें पता है कि हमें अनाज मिल जाना है, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा जिस दिन आप फ्री कर दोगे, सर आप एक बात बताइए, आप अबाउट 50 या 60 हो गए हो, इस टाइम आपको चिकित्सा फ्री की जरूरत है। आज सरकारी हॉस्पिटलों की हालत आप देख रहे हो क्या है। अगर वही हम इस 5 किलो अनाज में आपको जो है 5 लाख का इंश्योरेंस करा के देते हैं पर ईयर, हम पैसा कहीं बाहर से नहीं लेके आ रहे हैं, जनहित पार्टी कहीं बाहर से नहीं लेके आएगी, कोई टैक्स नहीं थोपेगी। उसी पैसे का सदुपयोग करके अगर हम आपका इंश्योरेंस 5 लाख का करा के दे रहे हैं, तो आप एवरी ईयर 5 लाख का आप फोर्टीज में अपोलो में जाके लेट जाओगे। आपको, क्योंकि मेडिकल फ्री नहीं हो सकता, मेडिकल जो है वो महंगी, चिकित्सा प्रणाली महंगी है। तो हमने उसके लिए, जनहित पार्टी ने ये बोला है कि आपका इंश्योरेंस कराएंगे हम। लेकिन जो पीडीएम के थ्रू अनाज जा रहा है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उस टाइम पे मेडिकल की जरूरत है। अगर कोई सडनली फैमिली में बीमार होता है और ये चीजें होती हैं तो घर और बाहर सब कुछ बिक जाता है, तो उससे आपकी फैमिली सेफ हुई नहीं हुई सर। तो इन सब चीजों के आह्वान पे मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मिशन बहुत बड़ा है और हमें भी बताया कि हम मगरमच्छ से टकरा रहे हैं। ये चीजें जो बेरोजगारी की बात है, जब तक हम जो है नया रोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे, इस चीज का हल जो है नई इंडस्ट्री और नई टेक्नोलॉजी को हम लॉन्च करेंगे। अगर हम पुराने ढर्रे पे चलेंगे और यही चीजें चलती रहेंगी तो हम एम्प्लॉयमेंट, दूसरी चीजें, जब तक हम जो है हम सरकारी जॉब खत्म नहीं करेंगे, सरकारी जॉब खत्म करना इसका एक हल नहीं है। जब तक सरकारी जॉब हैं, ये जनहित पार्टी का मानना है, हो सकता है हम गलत भी हों, सरकारी जॉब जब तक हैं, जब तक एक मार्केट में कंपटीशन रहेगा। अगर सरकारी जॉब आपने टोटल खत्म कर दी तो प्राइवेटेशन होने का मतलब है कि एक छत राज जो है प्राइवेटेशन। आप जो है अभी आप देख रहे होंगे कि अप्रैल से, आप खुद जर्नलिस्ट हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने एक अध्यादेश लागू किया है कि 12 घंटे जॉब करेंगे।
अब आप मुझे एक बात बताइए, अप्रैल से अगर ये लागू कर देते हैं तो 12 घंटे की जगह 14 घंटे आपको जॉब करनी होगी, क्या ये गलत नहीं है? हमारे ऊपर बॉडी है, वो देखेंगे ना। लेकिन जो चीज आप अध्यादेश लेके आ गए, सरकार की इच्छा शक्ति, मैं वही चीजें कहता हूं, जब तक हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी आप लोगों को बढ़ाने की, जब तक हम गरीबों को हटाने की बात, गरीबी हटाने का नारा देंगे और गरीबी के विषय में कोई बात नहीं करेंगे, तब तक हम इस देश को आगे नहीं लेके जाएंगे। अगर यही नारा 72 सालों से आ रहा है कंटिन्यूस, क्या कारण है कि बिहार और झारखंड में जो है रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? ये तो वही वाली घटना हो गई कि बिहार और झारखंड में इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है। नीतीश जी ने पीछे शायद आप लोगों के सबके नोटिस में होगा। तो क्या समुद्र के किनारे, क्या दिल्ली के किनारे समुद्र है? इच्छा शक्ति होगी, उद्योग मंत्रालय खोलने होंगे और वहां जो है नए उद्योग आपको सृजन करने होंगे। इसका रीजन ये है, अभी एक मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाह रहा हूं कि आप देखोगे अगर यही नीति रही तो मोदी जी की ये नीति भी अभी आने वाली है कि आईटी क्षेत्र में रोटेशन प्रणाली लागू करने जाएंगे, वो हमारे देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। पूरे देश में नीचे आदरणीय आप मैंने अभी एक उदाहरण ये वो दिया है कि बेरोजगारी का। हम लोग झारखंड में जब गए थे इससे पहले, देखिए सवाल ये उठता है कि देश आजाद जब हुआ, अब हम लोग भी बाबूजी अच्छी तरह जानते हैं सभी लोग, तो आज़ादी से पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो कौन से MBA MTech MA MBA ऐसे तो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था कि हम अपनी पीढ़ी, जो हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, उसको हम आज़ाद भारत देश सौंप करके जाएं। ठीक है, तो बेचारे नंगे पैर अंग्रेजों से भिड़ गए और देखिए अपना शहीद होकर के और हमको एक आज़ाद भारत दे दिया। आज़ाद भारत जब हमको मिला तो उस लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग, सारे बुजुर्ग हमारे सब शामिल थे उसमें। आज़ादी के बाद विभाजन हो गया, विभाजन के बाद में जो परिस्थितियाँ बनती गई, तात्कालिक परिस्थिति जो भी रही होंगी, उन विषय को आज अगर हम 21वीं सदी के भारत में उस विषय को याद कर करके और नई पीढ़ी के दिमागों में जहर घोलने का काम करें तो मेरे हिसाब से वो भी देश हित नहीं है, वो राष्ट्रभक्ति नहीं है, वो देश हित भी नहीं है। वो नई पीढ़ी को एक अननेसेसरी जात और धर्म वर्ग में बांट करके कहीं ना कहीं आप देश की अखंडता को खंड खंड करने का पाप कर रहे हैं आप। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आज हमारे देश से 20% मुसलमानों को इस देश से भगा दे? मैं देखता रहता हूँ बहुत से जितनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियाँ हैं, कितना भी बड़ा नेता आ जाए या मोदी जी 100 मोदी जी आ जाए तो भी क्या मिलके इस देश को क्या हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा देश संविधान से संचालित होता है। जब जहां हमारा संविधान है जिसके मुताबिक कंट्री हमारी चलती है, आप उसके विपरीत कैसे चल सकते हो? आज हमारे टाइल्स लगाने वाला हमारा मुसलमान भाई घरों में आता है, आज हमारे यहाँ पुताई करने वाला हमारा मुसलमान भाई घरों में आते हैं, आज जो है मैकेनिक जो हम जाते हैं अपनी कार सदवार है वो हमारे मुसलमान भाई हैं, आज हमारे पत्रकारों के बीच में अपने कितने भाई काम कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों को क्यों ऐसे बीज बोने का काम करते हो? सबको एकजुटता से काम करिए। 4 अगस्त को मोहन भागवत जी कहते हैं कि सबका DNA एक है, तो जब वो कहते हैं तो फिर उनका अनुसरण करिए ना। नीचे अपने सारे नीचे नेताओं को कहिए कि सबका DNA एक है, तो जब DNA एक है तो सबको मिलके काम करने दीजिए। किसी को अब कुछ नहीं मिल रहा है तो अयोध्या खत्म हुआ तो अयोध्या हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और आप और हमारे चंदे का पैसा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में कहाँ है? कहीं नहीं है। ठीक है, आपका काम है आग लगाना, आग लगा के दूर भाग जाना और ऊपर से छोड़ देना। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि अभी पिछले साल आदरणीय सुश्री उमा भारती जी, लालकृष्ण अडवाणी जी, आदरणीय विनय कटियार जी बरी हुए हैं अभी बाबरी कांड से, याद है? उन्होंने हलफनामा दिया है कोर्ट में कि भाई बोले इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो जब आपका कोई लेना देना नहीं था तो फिर अब मुझे तो हंसी आती है कि कोर्ट में तो आप कहते हो कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और इधर कहते हो जय श्री राम। तो भाई आप ये दोगली नीतियां बंद करो। देश अब एकजुट रहना चाहता है, सभी धर्म वर्ग जाति के लोग एक साथ रहना चाहते हैं। जनहित पार्टी का यही विषय है कि हम लोग धर्म वर्ग जाति पे राजनीति नहीं करते भाई। गरीब को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, भूख सबको लगती है, समझे? सबका खून लाल है, ठीक है? सब एक दूसरे, अरे हम लोग भी मिलते हैं, आप लोग भी मिलते हैं, तो कोई किसी का दुश्मन नहीं है। देखिए, मैं आप पत्रकार बंधुओं से ही पूछना चाहता हूं
क्या इस देश में फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हम अगर इस देश को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं तो हमारी चर्चा का विषय होना चाहिए बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा। लेकिन आज तक ज़्यादातर टीवी डिबेट पे जो हमारे प्रवक्ता बंधु बैठते हैं किसी भी पार्टी के, वो अगर विषय होता है बेरोजगारी लेकिन ले जाते हैं वो उसे दूसरे मोड़ पे। तो ये चीज़ें अब बंद होनी चाहिए। जनहित पार्टी ये मांग करती है कि हमारा विषय अगर हम जो है बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए, उसके हम जो है अपने आइडियाज सारी पार्टी वहाँ लेके आए। कब तक हम इनकी वाहवाही और कब तक तालियां बजाते रहेंगे? पब्लिक को मूर्ख बनाना सारी पार्टियों को बंद करना होगा और हमें जो है जो सबसे विकराल है, जो सबसे कठिन है, शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी, हमें इन चीज़ों पे फोकस करके इन्हीं चीज़ों पे डिबेट करनी होगी और इन्हीं चीज़ों के हमें आइडियाज और अपने जो है आगे बढ़ने के बारे में चर्चा करनी होगी, ना कि हमें जाति, धर्म और इनके बारे में। तो अगर इस देश को और अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है और मैं आप लोगों से ये लास्ट में यही विनती करूंगा कि आप आवाज़ बनिए जनहित की और मेरा साथ दीजिए। हम इसका मूवमेंट जरूर चेंज करके रहेंगे और हम जो है इस मुद्दों को तीनों को प्रमुखता से उठाएंगे। और चौथा होगा नारी को बराबर की, महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी, कोई 30% 40% नहीं। आधी आबादी है, क्या वो हमारी मोहताज है? हम लोगों को आपको खाना देती है, वो पूछती है हमसे कि आपको हम जो है आज 30% दे दे, 40% दे दे। बड़ी अफसोस की बात है, मतलब सारी पार्टियां 30% का मुद्दा उठाती है महिलाओं के लिए। ये हमारे लिए ढूंढ भरने के लिए जगह नहीं है। हमें उन्हें बराबर का हक देना होगा 50%, तब इस देश में उनकी आवाज बुलंद होगी। हम तो खुद ही उन्हें दबा के रखते हैं। आज सारी पार्टियां ये कहती हैं हम 30% देंगे, अब कहते हैं 40% देंगे। अरे तुम्हारे उसके वो अधीन नहीं है, वो अपनी खुद की मालकिन है, वो देना जानती है, लेना नहीं जानती। उन्हें आगे बढ़ा, उन्हें बराबर का जिस दिन हमने उन्हें बराबर का तवज्जो दे दी, हमारी बहन बेटी को समाज में इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम जब खुद ही हम छोटी मानसिकता से लिए बैठे हैं और उन्हें बराबर का अधिकार खुद नहीं देना चाहते, तो आप समाज से उम्मीद करते हो कि समाज दे। सबसे पहले अपने घर में घर मजबूत होता है। हम सबसे पहले अपने घर में महिलाओं को बराबर इज्जत दें तो समाज में ऑटोमेटिक देगी। जनहित पार्टी ये मांग करती है कि 50% उन्हें बराबर का अधिकार दे और उनकी बराबर की वो सुने, तब उनको जो है आगे बढ़ेंगे, तब एक सम्मान की जिंदगी जिएंगी। जनहित पार्टी तो 50% का निर्णय ले चुकी है। ठीक है, महिला। धन्यवाद। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा